हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय कुमार। आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में शिवाजी के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मराठा और मराठा प्रशासन, आंग मराठा युद्ध, पेशवाओं का शासन काफ़ी विस्तृत, काफ़ी लंबा पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग शिवाजी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सैन्य अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। कि आइए हम लोग देखते हैं शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और पहले वे अहमदनगर में नौकरी करते थे, बाद में बीजापुर सरकार में नौकरी उन्होंने किया था 1636 ईस्वी में। शाहजी भोसले के पिता का नाम मालोजी था। मालोजी अहमदनगर के निजाम शाही राज में नौकरी करते थे। तो ये इनका ऊपर का आप देख रहे हैं पूर्वजों का है। इनकी माँ का नाम जीजाबाई और इनके गुरु समर्थ रामदास, जिन्होंने दासबोध और आनंद भुवन की रचना किया था। इनके संरक्षक दादाजी कोंडेम थे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1627 में उन्होंने जन्म लिया था और 1647 ईस्वी 20 वर्ष के आयु के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष अपने मेधा शक्ति को, अपने कौशल को, युद्ध शक्ति को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने सैन्य अभियान अपना प्रारंभ किया था। इसके बाद तो प्रारंभिक सैन्य अभियान आप ध्यान देंगे, मैप में भी आप देखेंगे तो शिवाजी का जो क्षेत्र था, ये जो यहाँ का क्षेत्र इनका है, मराठों का क्षेत्र, ये पार्ट यहाँ पर है। थोड़ा कर्नाटक में भी उनका एरिया था, तमिलनाडु में भी था। तो यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर मुगल शासन था और इधर यहाँ बीजापुर। तो उन्होंने हाल फिलहाल में शुरुआत में बीजापुर के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। मतलब प्रारंभिक उनका हमला जो था वो बीजापुर की तरफ था। मुगलों के साथ उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखा था, क्योंकि शिवाजी इस बात को समझ रहे थे कि मुगल काफ़ी ताकतवर हैं, इसलिए मुगलों से वो अभी तत्काल जूझना नहीं चाह रहे थे। इसलिए 1653 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला अभियान प्रारंभ किया था, खासकर कल्याण पर। कल्याण के प्रदेश को जीता। उसके बाद इस पीरियड में उन्होंने अनेक सैन्य अभियान किए थे बीजापुर के खिलाफ। खासकर 1657 से 60 के आसपास बार बार उन्होंने आक्रमण किया था बीजापुर पर। बार बार बीजापुर पर आक्रमण किया था। बार बार बीजापुर पर आक्रमण किया था। इससे क्या हुआ था कि बीजापुर की जो विधवा महारानी थी, उन्होंने अफजल खां को शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा था। अफजल खां की योजना थी, उसने अपना एक दूत था कृष्णाजी भास्कर। कृष्णाजी भास्कर नाम याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा था और कहा था कि भाई आपसे भेंट करना चाहते हैं और संधि करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था। कृष्णाजी भास्कर जब शिवाजी के पास जाते हैं तो शिवाजी से मिलकर कृष्णाजी अफजल खान के सारे प्रोग्राम को, उनकी योजनाओं को उसने खुलासा कर दिया। क्योंकि अफजल खान चाहता था जब शिवाजी उनसे मिलने आए, जब आपस में मिले, क्योंकि अफजल खान काफ़ी ताकतवर था, वो चाह रहा था कि उसको दबा कर उनको मार दें या तलवार से उनकी हत्या कर दें। तो शिवाजी तैयार होकर गए थे और बघनक बाघ के अपने नाखून में बघनक पहनकर उन्होंने तैयारी के साथ गया था और अफजल खां की हत्या उन्होंने कर दिया। ये 1659 की घटना है और अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किया। इस प्रकार बीजापुर की जो योजना थी वह योजना वहाँ पर फेल रही। दूसरी तरफ औरंगजेब भी जब शिवाजी का प्रभाव बढ़ रहा था, तो बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है। आपको ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, शाइस्ता खां जब जाता है शिवाजी के पास, आक्रमण करता है, शिवाजी को काफ़ी समस्याएं होती है। शिवाजी दर दर घूमने को मजबूर हो गए। एक तरह से घुमक्कड़ जीवन उनका प्रारंभ हो गया, कहीं भी स्थायित्व उनका नहीं था। लेकिन शिवाजी गुरुल्ला युद्ध में माहिर थे, वह छापामार प्रणाली को बेहतर तरीके से जानते थे और उन्होंने क्या किया, रात में ही शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला कर दिया, कैंप पर हमला कर दिया और इसमें शिवाजी
ने शाइस्ता खां को घायल कर दिया। शाइस्ता खां यहाँ घायल हो जाता है और इसका पुत्र मारा जाता है, इसका पुत्र मारा गया। तो यहाँ देखिए शाइस्ता खां की जब यहाँ हार होती है उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी धूमिल होती है, मुगलों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि शाइस्ता खां को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ट्रांसफ़र करके उसको बंगाल भेज दिया जाता है और इसके जगह पर रिप्लेस किया जाता है मुअज्जम को। मतलब दक्कन का यहाँ पर सूबेदार मुअज्जम को बनाया गया। हालांकि मुअज्जम शिवाजी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। तब अल्टीमेटली औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह काफ़ी कुशल राजनीतिज्ञ थे, इसलिए राजा जयसिंह को उसने भेजा था शिवाजी को समझाने के लिए, मनाने के लिए, उनका दमन करने के लिए। तो जब राजा जयसिंह यहाँ पर आते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह बोलते हैं हम लोग, तो जयसिंह जब आते हैं तो जयसिंह ने शिवाजी को समझाने का प्रयास किया, काफ़ी दबाव डाला। तो शिवाजी के साथ एक संधि होती है, वह पुरंदर की संधि थी। पुरंदर की संधि जो हुई है 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में, इसमें जयसिंह ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया और उसका बेटा संभाजी को बरार की जागीर प्रदान किया। बदले में शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को प्रदान किए। 35 में से 23 किले उनके पास मात्र 12 रह गया। 35 में से 23 किला दिया गया, 12 उनके पास बच गया। इसके अलावा शिवाजी ने वचन दिया कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, मुगल क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ शिवाजी ने जयसिंह को यह प्रॉमिस किया कि वह आगरा दरबार में उपस्थित होंगे, आगरा दरबार में उपस्थित होंगे। और 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होते हैं। वहां औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा समारोह चल रहा था। और जब शिवाजी वहां पहुंचते हैं तो औरंगजेब ने पूरा फॉर्मेलिटीज नहीं निभाया, या फिर वो ध्यान नहीं दे पाया, या शिवाजी को उतना वैल्यू देना नहीं चाहता होगा, जो भी कारण रहा हो, उसने उनका आदर सत्कार सहित स्वागत नहीं किया, जिससे शिवाजी नाराज हो जाते हैं और उन्होंने औरंगजेब को अपशब्द कहा। और इसके कारण औरंगजेब नाराज होकर, गुस्सा होकर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर महल में, आगरा के जयपुर महल में रखा गया था, और जहां समारोह चल रहा था, और वो मिठाई की टोकरी में बैठकर यहाँ से भागने में सफल हो गए थे। और यहाँ से भागने के बाद उनको यह पता चल जाता है अब कि मुगलों के साथ संघर्ष करना, औरंगजेब के साथ लड़ना काफी दुष्कर है, इसलिए कुछ समय तक वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। मतलब 1667 से 1670 तक शिवाजी शांति व्यवस्था बनाए रखे और किसी प्रकार का आक्रमण उन्होंने नहीं किया। परंतु आप जानते हैं कि इतिहास तो समय और परिस्थितियों का खेल यहाँ होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इतिहास का जो धारा है वो बदल जाती है। यहाँ क्या हुआ कि जो बरार को जागीर के रूप में दिया गया था संभाजी को, मुगलों ने 1670 में बरार पर आक्रमण कर दिया। बरार पे आक्रमण करने से फिर पुनः इतिहास की धारा चेंज हो जाती है और शिवाजी फिर से कौतूहलवश या फिर काफी इनके अंदर एक नया जुनून आता है, नया जोश आता है और बदले की भावना भी कर सकते हैं, और पुनः उन्होंने अपने विजय अभियान पर दोबारा विजय यात्रा शुरू कर दिया। और 1677 ईस्वी में यहाँ से उन्होंने फिर से जो विभिन्न साम्राज्य थे बगल के क्षेत्र से उसके लूटपाट की योजना बनानी प्रारंभ कर दी, और इसके लिए फिर से पहले उन्होंने बीजापुर के क्षेत्र को ही चुना। बीजापुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और इसमें उन्होंने काफी कूटनीतिज्ञ की भूमिका निभाई। और गोलकुंडा का जो मंत्री था मदन्ना और अकन्ना, इन दोनों से उन्होंने समझौता किया कि बीजापुर के अभियान में मदद करें। इस प्रकार वो बीजापुर के क्षेत्र को जीतते हैं, लूटते हैं। बहुत सारे किले, लगभग यहाँ पर 100 फोर्ट्स उन्होंने जीता, 100 किले उन्होंने जीता, जिसमें जिंजी का किला, मदुरई का किला, गोवा को जीता, अबसिनिया के क्षेत्र से भी उन्होंने इस प्रदेश को जीता है। और इस क्रम में 1677 ईस्वी में उनका अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान होता है।
यह प्रश्न आता है परीक्षा में, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान, क्योंकि इस अभियान के बाद पुनः सिचुएशन चेंज होता है और 1678 ईस्वी में उनका पुत्र संभाजी और येशुबाई उनको छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाते हैं। इस शिवाजी की मनोदशा का पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी भावनाएं काफी आहत होती है और अल्टीमेटली वो बीमार होकर 4 अप्रैल 1680 को उनका स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार शिवाजी का ये सैन्य अभियान यहाँ से समाप्त हो जाता है। और सैन्य अभियान के साथ साथ वो एक केवल सेना नायक ही नहीं थे, सैनिक क्षमता केवल नहीं थी उनमें, बल्कि उनमें प्रशासनिक क्षमता भी थी, कूटनीतिक क्षमता भी थी और उन्होंने प्रशासन को बेहतर तरीके से कैटेगराइज करने की कोशिश की थी। और उनका क्षेत्र था, प्रशासनिक क्षेत्र मेनली महाराष्ट्र था, इसके अलावा कुछ कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी उनका क्षेत्र विस्तृत था। और वह साम्राज्य 2 भागों में बांटा गया था, एक स्वराज जिसको अपना प्रदेश या पुराना प्रदेश या मुल्क ये कदीम कहा जाता था, और दूसरा बाहरी क्षेत्र था जहां से चौथी प्राप्ति होती थी, 1/4 चौथी प्राप्ति होगी। और यह पूरा का पूरा साम्राज्य 18 विभागों में बटा हुआ था। टोटल विभाग 18 थे, 18 विभागों का प्रशासन उनके मंत्रिपरिषद, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता है, उसके थ्रू चलता था। मतलब मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। यहाँ ध्यान रखना है कि कभी कभी गलतियां होती, हम लोग भी पढ़ते थे तो होती थी। यहाँ आप देखेंगे अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज, ये 2 शब्द आता है। दोनों शब्द कभी कभी सिनोनिम्स के रूप में देख ले जाते हैं, लगता है कि यही होगा क्या, परीक्षा हॉल में कभी कभी माइंड स्लिप होता है, पेन स्लिप हो जाता है। तो अष्ट प्रधान मराठों का था, ये प्रशासन का इकाई है, मंत्रिपरिषद है। और अष्ट दिग्गज 8 विद्वानों की सभा थी और ये विजयनगर में था, ये विजयनगर साम्राज्य में था। इसको आप ऐसे बॉक्स बनाकर रखेंगे ताकि इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, गलती न हो। आगे हम लोग आते हैं, जैसे ये पेशवा है, पेशवा सबसे प्रमुख था। शिवाजी ने पेशवा पद को प्रारंभ किया था और यह पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था, मेन यही था। और राजा की मुहर इसके नाम से होती थी और कोई भी आदेश पर इसी की मुहर वहां पर लगाई जाती थी, पेशवा। हालांकि शाहों के काल में पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है, लेकिन शिवाजी ने इस पद को नियंत्रित करके रखा, लेकिन फिर भी यह सबसे प्रमुख मंत्रिपरिषद का पद था। दूसरा मजूमदार या अमात्य था, यह वित्त विभाग को देखता था, मतलब वित्त मंत्रालय इसके अंदर था, वित्त मंत्री था ये, या कर प्रशासन को देखने वाला था मजूमदार या अमात्य। वाक्यनवीस या मंत्री, ये बेसिकली गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग, डाक विभाग, घरेलू मामले, ये सारे मामले वाक्यनवीस या मंत्री के देखरेख में चलाए जाते थे। और जस्ट इसका उल्टा जो विदेशी मामले थे, विदेशी विभाग जो था वो सुमंत देखता था, दबीर उसको बोलते थे। इसके अलावा सरनवीस या सचिव, जिसको चिटनीस भी कहा जाता था, ये शाही पत्राचार को देखता था, शाही पत्राचार, राशि पत्राचार विभाग, जहां से पत्र का आना जाना होता था, जो फरमान आते थे जाते थे, उसको देखने वाला चिटनीस था। और सर नौबत और स्पष्ट सेनापति था। पंडित राव दान और धर्म का विभाग था। न्यायाधीश न्याय कार्य में शामिल होते थे। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, इन दोनों को युद्ध भूमि में जाना नहीं होता था, युद्ध कार्य में ये शामिल नहीं होते थे, ये याद रखना है। युद्ध कार्य में ये पंडित राव और न्यायाधीश शामिल नहीं होता। बाकी ये जो 6 मंत्री देख रहे हैं, यह युद्ध भूमि में भी इनको जाना होता था, युद्ध कार्य में भी भाग लेते थे। इस प्रकार ये अष्टप्रधान काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मंत्रिपरिषद का शिवाजी का। इसके बाद प्रशासनिक इकाई थी, जिसको उन्होंने नया डिवीजन किया था। पहले सूबा सरकार के रूप में बटा हुआ था, बाद में उन्होंने देश, महाल, प्रांत, तरफ और मौजा के रूप में इकाई को बांटा है। और पदाधिकारियों का वेतन जो होता था वो नगद मिलता था। जागीर प्रणाली उन्होंने समाप्त कर दिया था। कोई भी पद वंशानुगत नहीं था, मतलब ट्रांसफरेबल था, या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह पद किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसके पुत्र को ही मिले। ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट था शिवाजी के प्रशासन का, वेतन नगद देना, जागीर प्रथा की समाप्ति, या पद को वंशानुगत नहीं करना। ये 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू सिस्टम, शिवाजी की राजस्व प्रणाली। हालांकि उनकी राजस्व प्रणाली
मेनली चौथ और सरदेशमुखी पर निर्भर थी। एक बेहतर राजस्व प्रणाली की का विकास उस समय नहीं हुआ था। फिर भी हम लोगों को जो द्रष्टव्य है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। राजस्व प्रणाली का आधार था मलिक अंबर, जो अहमदनगर का मंत्री था। इसका जो आधार था उनकी प्रणाली का, ये आप याद रखेंगे, मलिक अंबर की प्रणाली से प्रेरित। मलिक अंबर अहमदनगर का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली पर आधारित था। और शिवाजी ने क्या किया था, यहाँ पर किसानों के साथ सीधा संबंध था, सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध। इस तरह से राजा और यहाँ पर रैयत, आप जानते हैं रेतवाड़ी बंदोबस्त आपने पढ़ा है, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त में भी अंग्रेजों के द्वारा सीधा संबंध स्थापित किया गया था, कोई बिचौलिया वहां पर नहीं था। उसने तर्क भी दिया था अंग्रेजों ने कि जो महाराष्ट्र में और मद्रास में जो रेतवाड़ी सिस्टम अपनाया गया था उसके बारे में कहा जाता था कि यह यहाँ की परंपरागत प्रणाली के आधार पर है, यहाँ के पूर्व प्रणाली के आधार पर है। आप देख रहे हैं कि शिवाजी ने भी इसी प्रणाली को अपनाया था, उधर मैसूर में टीपू सुल्तान ने इसी प्रणाली को अपनाया था, तो अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र में इसी प्रणाली को अपनाया था। बिचौलिया यहाँ नहीं था और शिवाजी ने इसीलिए ठेकेदारी प्रणाली को नहीं रखा था। मतलब राजस्व वसूली की जो ठेकेदारी प्रणाली होती है, मतलब बोली लगाकर नीलामी देने की प्रणाली होती है, यह प्रणाली नहीं थी, सीधा संबंध था। और सीधा मंदिर मस्जिद की जमीन, जो अनुदान की जमीन थी, अनुदान की भूमि को उन्होंने वापस ले लिया था। खासकर जो मंदिर और मठ को दिया गया था अनुदान, उसको उन्होंने वापस ले लिया था। और राजस्व के लिए राजसी जो जमीन होती थी, राजा की जमीन होती थी, उसमें परिवर्तित कर दिया था। इसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर करने के लिए उन्होंने माप प्रणाली को भी अपनाया था। माप के लिए एक प्रणाली होती थी काठी प्रणाली, काठी या जरीब। जरीब पहले रस्सी प्रणाली होती थी। रस्सी में क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, नाप में कम या ज्यादा हो सकता है, किसानों के साथ अन्याय हो सकता है, इसलिए उन्होंने काठी और जरीब। काठी जरीब इस तरह से होता है, लोहे का छल्ला होता है, इस तरह से लोहे का छल्ला होता है, उसमें लकड़ी के ऐसे लकड़ी का पार्ट लगा रहता है, काठ इसलिए बोला जाता है, काठ मतलब लकड़ी है। इससे क्या होता था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी गुंजाइश नहीं, टेढ़ा नहीं हो सकता है और जमीन की नाप सही तरीके से होगी और किसानों के साथ भी संबंध बढ़िया होगा, रेवेन्यू वसूल करने में आसानी होगी। इसलिए काठी प्रणाली और जरीब प्रणाली को ध्यान में अब रखेंगे। राजस्व की दर जो था वहां पर प्रारंभ में 30% था, इसके अलावा अन्य टैक्सेस थे, लेकिन शिवाजी ने 30% को बढ़ाकर 40% कर दिया था। जब 40% किया था तो अन्य कर को उन्होंने माफ कर दिया था। मतलब जब टैक्स यहाँ मूल कर को बढ़ा दिया गया तो अन्य कर को उन्होंने माफ कर दिया, अन्य कर लेने की कोई बात यहाँ पर नहीं था। इसके अलावा और जो लैंड टेन्योर होते थे, भूमि स्वामी, उनके साथ कबूलियत होता था। कबूलियत का मतलब होता है किसान कबूल करते थे कि हमारे पास कितना जमीन है, ये तो माफ हो गया। माफी के बाद उनको कितना टैक्स देना, कितना रेवेन्यू देना है, यह रेवेन्यू भी इस पत्र में लिखा हुआ होता था। इस प्रकार माप करके रेवेन्यू की दर को अपनाया जाता था, राजस्व लिया जाता था। और अंत में उन्होंने एक और काम किया था, खासकर कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए। एक बेहतर शासक का कार्य ही होता है कि विकास के कार्यों को बढ़ावा दे, और शिवाजी ने भी कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रिम ऋण की व्यवस्था किया था। ये बहुत सारे शासकों ने किया है, तकावी ऋण बोलते हैं इसको। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए, अकाल, महामारी, इसमें राहत के कार्य किए जाते थे। रेवेन्यू को में थोड़ा शिथिलता बढ़ती जाती थी, रेवेन्यू में राहत छूट दिया जाता था और थोड़ा सा उदार कर दिया जाता था व्यवस्था को। इस प्रकार से कृषि राजस्व प्रणाली उनकी काफी बेहतर प्रणाली थी। हालांकि चौथ सरदशमुखी मेन था, तो कर की प्रणाली जो थी वो चौथ यहाँ पर हम लोग फिर से
इसको हम मिटा करके लिखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, चौथ जो था, एक चौथाई, चौथ एक चौथाई मतलब 25% टैक्स था। एक था सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, ये 10% था। चौथ के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक विद्वान का कहना है कि कोई बाहरी आक्रमण से रोकने के लिए, बाहरी आक्रमण अगर होता है तो उसको रोकने के लिए और इससे बचाने के लिए जिस राज्य से समझौता होता था उनको चौथ देना होता था। और यह कहना है रानाडे महोदय का, ये आप याद रखेंगे। चौथ क्या था, यह कोई फिक्स ये नहीं कि किसके साथ किस प्रकार का ये प्रणाली था, इसके बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं। जैसे दूसरा विचार इसके बारे में कहा गया है कि मराठा आक्रमण से बचने के लिए मराठे ही धमकी देते थे कि अगर चौथ नहीं दोगे तो हम आक्रमण करेंगे, लूटपाट करेंगे, तो इसके लिए चौथ दिया जाता था। और यह कहना है सर यदुनाथ सरकार, सर यदुनाथ सरकार, इस तरह से आपको याद रखना है। तीसरा तर्क इसमें दिया जाता है कि चौथ विजित प्रदेश से लिया जाता था। विजित प्रदेश मतलब जो जिस क्षेत्र में आक्रमण होता था, जीत जाते थे मराठे, उस प्रदेश लिया जाता था। यह कहना है जी.एस. सरदेसाई, जी.एस. सरदेसाई। ये अलग अलग नाम है, आप यहाँ देख रहे हैं, रानाडे, जगन्नाथ सरकार और सरदेसाई, तीन अलग अलग विद्वानों का तीन अलग विचार हैं बाह्याक्रमण, मराठा आक्रमण से बचने के लिए और विजित प्रदेश से। और सरदेशमुखी जो था 10% था, मतलब शिवाजी अपने आप को मराठा देशमुखों का प्रधान मानते थे। चूंकि वो देशमुखों के प्रधान थे, सरदेशमुख थे, इसलिए उनको जो देशमुख थे उनका आमदनी का 10% उनको प्रदान करना होता था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनका राजस्व प्रणाली में व्यवस्थाएं इस तरह की थी, काफी कुछ किया गया था, लेकिन मेन जो पार्ट था चौथ और सरदेशमुखी था, एक अस्थायी इनकम था। इसलिए राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने में, बहुत बेहतर करने में समस्याएं जरूर होती होंगी, ये समझने की बात है। इसके बाद हम लोग आगे सैन्य संगठन देखेंगे। शिवाजी के सैन्य संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। सैन्य संगठन, शिवाजी की सेना में हर तरह का विंग्स था। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हस्ती सेना थी, जहाजी बेड़ा था, किले थे। उनके पास कुल 280 किले थे, 280 दुर्ग थे, फोर्ट 280 थे, जिसका प्रभारी हवलदार और एक सूबेदार होता था। हवलदार जो होता था मराठा जाति का होता था, सूबेदार ब्राह्मण जाति का। यहाँ ध्यान देना है कि शिवाजी कुशल रणनीतिज्ञ थे, कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, और उन्होंने अपने सैन्य संगठन को जाति समीकरणों के साथ इतने बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया कि आप देख रहे हैं कि हवलदार मराठा, सूबेदार ब्राह्मण, ताकि हर समुदाय के लोग इसमें शामिल हों, किसी का विरोध ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया था। उन्होंने नियमित सेना का गठन किया था, शिवाजी अस्थायी सेना का गठन किया था। और प्रारंभ में सेना छोटी थी, लेकिन बाद में जब उनकी मृत्यु हुई थी उस दौरान का आकलन किया गया है कि 30,000 से 40,000 वहां घुड़सवार सेना थी, 1,00,000 पैदल सेना थी, 1260 हस्ती सेना थी और 2,000 योद्धा जहाजी बेड़ा का शिप था इनके पास। अश्वारोही सेना को दो भागों में बांटा गया है, एक है बरगीर और दूसरा है शिलेदार। बरगीर को राज्य से सारे साधु सामान दिए जाते थे, मतलब राज्य से उसके सारे इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते थे, घुड़सवार, घोड़ा और घोड़े के सारे जो खर्च होते थे। शिलेदार को घोड़ा की व्यवस्था और सारे साधु सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी, मतलब सेल्फ इनको अपना व्यवस्था करना होता था। ये आपका ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, बार बार ध्यान रखना है। दूसरा, जो अश्वारोही की श्रेणी थी, कैटेगरी थी, कैटेगरी का अपना एक हायरार्की था। जैसे 25 घुड़सवार पर एक हवलदार हुआ करता था और 5 हवलदार पर एक जुमलादार, 10 जुमलादार पर एक हजारी, ऐसे याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आया है। और 5 हजारी पर एक पंच हजारी, और ये सारे के सारे एक सरे नौबत के अधीन होते थे। सरे नौबत हम लोगों ने पहले पढ़ा है अष्टप्रधान वाले पार्ट में। और यहाँ देखेंगे 25 घुड़सवार पे एक हवलदार होता था। इन सबकी देख रेख के लिए एक चिकित्सक और एक भिस्ती होती थी। यहाँ इसके लिए एक चिकित्सक और एक भिस्ती
चिकित्सक जो इसकी चिकित्सा करता था, व्यष्टि जो पानी लाने का काम करता था। इसके अलावा पैदल सैनिकों में 9 सैनिकों पर एक नायक होता था, मतलब एक टुकड़ी होती थी 9 सैनिकों की, जिसका एक नायक होता था, और 5 नायक पर एक हवलदार और 2 या 3 हवलदार, जैसा कि बुक में लिखा है 2 कहीं कहीं 3 पर एक जुमलादार होता था, और 10 जुमलेदार पर एक हजारी, 1 हजारी पर एक 7 हजारी, ये भी सारे नौबत मतलब सेनापति के अधीन होते थे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, शिवाजी की सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग होते थे। शिवाजी ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सैन्य संगठन में नहीं किया। योग्यता को उन्होंने महत्व दिया, योग्यता के आधार पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को उन्होंने शामिल किया। दैट्स ऑल द बेस्ट।